आज हम बात करेंगे आव्यूह के बारे में। आव्यूह यानी मैट्रिक्स। जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 में किया था तथा आर्थर केले ने 1858 में आव्यूह सिद्धांत का विकास किया। यह आधुनिक गणित का एक सशक्त माध्यम बन गया है। इसका प्रयोग सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, रैखिक कार्य, योजना, प्रायिकता, जनसंख्या गतिकी तथा समाजशास्त्र में बहुतायत में किया जाता है और कंप्यूटर साइंस में भी इसका उपयोग होता है। अब हम देखते हैं कि आव्यूह कैसे बनता है। यहाँ पर हमें 3 तालिकाएं दिखाई दे रही हैं जिनमें पंक्ति और स्तंभ के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाया गया है। इन्हीं आंकड़ों को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो हमें आव्यूह यानी मैट्रिक्स प्राप्त होती है। जैसे पहली तालिका में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवयव हमें दिए गए हैं, तो इसका आव्यूह यानी मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमें मिलती है। आव्यूह की कोटि। आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हों तो उसे m n राशियों का आव्यूह कहते हैं। यदि m बराबर n है तो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं और यदि m बराबर n नहीं है तो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं तथा इसके अंदर के अवयवों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। संख्याओं, वास्तविक या सम्मिश्र या फलनों की आयताकार श्रेणी को आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर वर्गाकार आव्यूह की परिभाषा दी गई है। यदि पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या n बराबर है अर्थात m बराबर n, तो इसे n का वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसे an से निरूपित करते हैं, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होने पे उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो तो उसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं। यदि आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं और यदि एक ही स्तंभ हो तो हम उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके अवयव शून्य हों। उदाहरण के लिए 0, 0, 0,
तो ये सारे शून्य आव्यूह हैं। अगला है विकर्ण आव्यूह। जिन आव्यूह में विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सारे अवयव शून्य हों उन्हें हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के विकर्ण में स्थित सभी अवयव समान हों तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे a इजकल टू के 0 0, 0 के 0, 0 0 के यह एक तीन कोटि का अदिश आव्यूह है। एकांकी या तत्समक अर्थात तत्समककारी आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा अन्य अवयव शून्य हों तो उसे एकांकी या तत्समक आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। इनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। यहाँ पर ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी में मुख्य विकर्ण ए बी सी है। मुख्य विकर्ण के अनुदेश स्थित अवयवों को मुख्य विकर्ण अवयव कहते हैं। यहाँ ए बी सी मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। नोट: केवल वर्ग आव्यूह के ही विकर्ण होते हैं। त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह दो प्रकार के होते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, दूसरा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह a इजकल टू ए आई जे जिसके अवयव ए आई इजकल टू 0 जबकि i ग्रेटर देन j हों तो उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों उसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह किसी वर्ग आव्यूह a इजकल टू ए आई जे जिसके अवयव ए आई इजकल टू 0 जबकि i लेस देन j तो उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों उसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, अर्थात
यदि ए मोड इक्वल टू 0 तो एक एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अर्थात यदि आव्यूह के सारणिक मान यदि आव्यूह का सारणिक मान 0 हो तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान 0 के बराबर न हो तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, और यदि 0 न हो तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। उप आव्यूह या उप मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह की कुछ पंक्तियों, कुछ स्तंभों या दोनों का निराकरण कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह उप आव्यूह कहलाता है। 1 2 3 4 3 4 6 7 आव्यूह 1 2 3 4 5 6 7 8 के उप आव्यूह हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हटाई गई पंक्तियाँ और हटाए गए स्तंभ बराबर हों। अब हम आव्यूह का योग निकालना सीखेंगे। आव्यूह का योग ज्ञात करने के लिए यदि a इक्वल टू a1 a2 b1 b2 कॉमा b इक्वल टू c1 c2 d1 d2 हो तो a प्लस b इक्वल टू a प्लस c1 a2 प्लस c2 b1 प्लस d1 और b2 प्लस d2 होता है। इसमें मुख्य बात यह है कि भिन्न कोटि के मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स योग परिभाषित नहीं है। अर्थात मैट्रिक्स 2 3 और 4 3 -2 5 को नहीं जोड़ा जा सकता। आव्यूहों को जोड़ने के लिए उनकी कोटि समान होनी चाहिए, तभी हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आव्यूहों का व्यवकलन यानी आव्यूहों को घटाना। इसके लिए भी इनकी कोटि समान होनी चाहिए। जैसे a इक्वल टू a1 a2 b1 b2 b इक्वल टू c1 d1 c2 d2 तो a माइनस b इक्वल टू a1 माइनस c1 a2 माइनस d1 b1 माइनस c2 b2 माइनस d2 होगा। इस प्रकार से हम आव्यूहों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी राशि का किसी आव्यूह से गुणनफल किया जाए तो जैसे 3 का गुणनफल
5, 7, 6, 8 अवयव से किया जाए तो 3 का गुणन सभी अवयवों से हो जाता है। जैसे 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 6, 3 इंटू 8 इजकल टू 15, 21, 18 और 24। यह अवयव प्राप्त होगा। अवयवों के योग के गुणधर्म। पहला प्रगुण, यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। दूसरा, सहचर्य नियम। a प्लस बी प्लस सी इजकल टू a प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। अगला है अदिश गुणन के बंटन नियम, अर्थात के ब्रैकेट a प्लस बी इजकल टू के ए प्लस के बी। योज्य तत्व का अस्तित्व। a प्लस ओ इजकल टू ए इजकल टू ओ प्लस ए, जहाँ पर ओ एक शून्य अवयव है। पांचवा, योज्य तत्व का अस्तित्व। a प्लस ब्रैकेट माइनस ए इजकल टू 0 इजकल टू माइनस ए प्लस ए इजकल टू 0। छठवा है निःसरण का नियम। a प्लस बी इजकल टू ए प्लस सी इजकल टू बी इजकल टू सी। ए बी प्लस ए इजकल टू सी प्लस ए, देन बी इजकल टू सी। अवयव के अदिश गुणनफल के गुणधर्म। पहला, के ब्रैकेट ए प्लस बी इजकल टू के ए प्लस के बी। दूसरा, के वन प्लस के टू ए इजकल टू के ए वन, के वन ए प्लस के टू ए। अब हम अवयव की पंक्तियाँ और स्तंभ तथा इनके अवयवों के बारे में कुछ सवाल हल करेंगे। इसके पश्चात अवयव का गुणनफल। यदि a तथा b दो ऐसे मैट्रिक्स हों कि a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, अर्थात a इजकल टू a11, a12, a21, a22 इजकल टू b11, b12, b30, b21, b22 और b23, तो a और b का गुणनफल a b के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात पंक्ति में अवयवों की संख्या स्तंभ में अवयवों की संख्या के बराबर हो तो हम उसका गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। ए बी इजकल टू a11 b11 प्लस a12 b21,
A11B12 प्लस A12B22, A11B30 प्लस A12B23, A21B11 प्लस A22B21, A21B12 प्लस A22B22, A21B30 प्लस A22B23। इस तरह हमें नया आव्यूह C=C11, C12, C30, C21, C22 और C23 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम आव्यूहों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। यदि दो आव्यूह A तथा B इस प्रकार हों कि AB=0 शून्य आव्यूह, तो यह हमेशा सत्य नहीं है कि A=0 या B=0 या दोनों। इसका सत्यापन निम्न उदाहरण से करेंगे। यहाँ पर ये उदाहरण इस सिद्धांत को सत्यापित करता है। आव्यूह के गुणधर्म। पहला, सहचर्य नियम। A=ABC अर्थात आव्यूह का गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है। बंटन नियम। B + C (A=BA + CA). क्रम विनिमय नियम। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। एकैक आव्यूह द्वारा आव्यूह का गुणन। यदि A वर्ग मैट्रिक्स हो और I उसी कोटि का एक एकैक मैट्रिक्स हो, तो इस स्थिति में AI=IA=A मैट्रिक्स का मान अपरिवर्तित रहता है। पांचवा, यदि दो आव्यूहों का गुणनफल शून्य हो, तो यह संभव है कि उनमें से कोई भी आव्यूह मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स न हो। छठवा, आव्यूह गुणन में निःसरण का नियम लागू नहीं होता। अर्थात यदि ABC तीन आव्यूह ऐसे हों कि AB और BC परिभाषित हैं और AB = AC, तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि BC B = C। अर्थात आव्यूह का गुणन निःसरण नियम का पालन नहीं करता। सारांश कुछ इस प्रकार से है। आव्यूह का योग क्रम विनिमय तथा सहचर्य नियम का पालन करता है। किसी भी कोटि का एक शून्य आव्यूह उसी कोटि के दिए हुए मैट्रिक्स के योग तत्समक होता है। आव्यूह गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है यदि गुणन परिभाषित हो। चौथा, व्यापक रूप में आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। पांचवा, आव्यूह बंटन नियम का पालन करते हैं।
अर्थात ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इजकल टू ए बी प्लस ए सी, कॉमा ब्रैकेट बी प्लस सी डॉट ए इजकल टू बी ए प्लस सी ए। छठवा, आव्यूह गुणन के लिए निश्चरण नियम सत्य नहीं है। यहाँ पर अगली क्लास, इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।